2 अक्टूबर 2025 को मथुरा के बिरजापुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के सभागार में डिप्रेस्ड एक्सप्रेस मासिक पत्रिका के प्रकाशन के 10वें वर्ष में प्रवेश करने और दलित टुडे पत्रिका के लोकप्रिय संपादक रहे दिवंगत महिपाल सिंह के बारे में परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बतौर पधारे मशहूर नाटककार, फिल्म निर्माता, निर्देशक कैलाश चंद एवं विशिष्ट अतिथि वित्त मंत्रालय में संयुक्त निदेशक रहे डॉक्टर पूरन सिंह, साहित्यकार केदारनाथ शब्द मसीहा, प्रकाशक संजय कुमार साफी, डॉक्टर रोहन लाल आर्य और डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के संपादक D.K. भास्कर ने तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और दिवंगत महिपाल सिंह के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में डिप्रेस्ड एक्सप्रेस मासिक पत्रिका की प्रगति के लिए आवश्यक विचार विमर्श भी किया गया। साथ ही जुझारू, कर्मठ और समाज उत्थान में अपना जीवन लगाने वाले पत्रकार और लोकप्रिय संपादक दिवंगत महिपाल सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। के संपादक महिपाल जी आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 2001 से दलित टुडे का प्रारंभ किया और अपनी अंतिम सांस तक ये पत्रिका जारी करती रही। इससे उन्होंने अपने समय में दलितों को जागरूक किया और बाद में ये पत्रिका बंद हो गई। उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप ये हमारे डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के संपादक D.K. भास्कर जी ने इस काम को आगे बढ़ाया कि पत्रिका 10वें वर्ष में इनमें दलित पत्रिकाएं हैं, दलित संदर्भों की पत्रिकाएं हैं और भी हैं। लेकिन डिप्रेस्ड एक्सप्रेस ऐसी पत्रिका है जो जब से चली है तब से निरंतर चल रही है और जहाँ तक मुझे याद आता है इसका कोई संयुक्तांक भी नहीं निकला है। जैसे 2 महीनों का एक साथ निकालते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। ये सब अकेले भास्कर जी के करने से नहीं हुआ है। साथियों, एक चिराग जला था जिसकी तस्वीर हमारे सामने है और उस चिराग से दूसरा चिराग जला, क्योंकि ये श्रृंखला ऐसे ही बनती है। अगर हम लोग उस चिराग को जिंदा नहीं रखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आगे चिराग में अगर तेल डालने वाला नहीं होगा तो आगे चिराग नहीं जल पाएंगे। और ये कमोबेश पूरे समाज की स्थिति यही हो गई है कि हम लोग भले ही आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं लेकिन सामाजिक रूप से हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। जातियों में बटा हुआ समाज एक जाति से दूसरी जाति के साथ संवाद करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक बड़ा समाज बनाएंगे। लेकिन मैंने ये जाना कि जब मैं मंडी हाउस में आया हूँ, थिएटर में आया हूँ, तो थिएटर में भी जो रास्ते हम लोगों को मिल रहे हैं तो कम से कम मैं अगर कीमत चुका के वो रास्ते अपनी पीढ़ी को दे जाऊं, तो जिसके पास जानकारी नहीं है मैंने वो जानकारी हासिल करके अगर मैं अपने समाज को देता हूं तो समाज अगर उससे लाभान्वित होता है तो उससे मेरा बहुत बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि समाज तैयार होगा और समाज तैयार होगा तो वो समाज आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। तो हमारे पास जो रास्ते मिल रहे हैं वो रास्ते लोगों को बताइए। जिसके पास जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, वो समाज तक पहुंचाइए। अगर आप समाज तक नहीं पहुंचा रहे तो इसका मतलब आप अपने पास ही उसको रख के जा रहे हैं। अगर आपके पास लिखने की टैलेंट है तो उसे लिखिए, लोगों को बताइए। 85 से हिंदी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। 1985 से मैं हिंदी थिएटर मंडी हाउस से जुड़ा हुआ हूँ। 2017 तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, एक भी नाटक ऐसा नहीं मिला जिसने मुख्य धारा जो नाटक हैं श्री राम सेंटर जैसे उसमें ऑडिटोरियम में कभी जय भीम का नारा लगा हो। लेकिन डॉक्टर साहब की कहानी ऐसी थी कि उसमें मुझे मौका मिल गया, कैरेक्टर को मैंने आगे डेवलप किया और उस कैरेक्टर से जब मैंने जय भीम कराया तो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम जो है वो तालियों से गूंज गया। और
ये है कि आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप अपने महापुरुषों को कैसे स्थापित कर रहे हो। उन लोगों को मौका मिलता है जो अपने फॉल्स जिनके आइकॉन हैं, उन फॉल्स आइकॉन को जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, समाज में लिखकर स्टैब्लिश कर रहे हैं, दिखाकर स्टैब्लिश कर रहे हैं। वो तो शुक्र है कि वीर सावरकर जो है अभी जो मूवी बनाई थी वो सफल नहीं हुई, नहीं तो माफी वीर जो है वास्तव में वीर हो जाते। तो वो उनके पास क्योंकि पैसा है, उनके पास स्किल है, उनके पास लोग हैं, उनके पास एक संगठित समाज है, और वो संगठित समाज है जो एक दूसरे की मदद करता है। इंडस्ट्री में अगर आप ये कह दें कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो कहेगा मैं भी ब्राह्मण हूँ, बात करते हैं, क्या मदद चाहिए, फिर वो होगी। उसी तरह से हम लोग समाज बनाने की प्रक्रिया में चाह रहे थे कि जब ये कहें कि यार ये भी शेड्यूल कास्ट है, मैं भी शेड्यूल कास्ट हूँ, तो फिर हमारे बीच में जाति विभेद नहीं होना चाहिए कि वो धानक का है, धीमर का है, कौन है। फिर हमारे को ये होना चाहिए कि हम एससी वर्ग से हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग से हैं, और शेड्यूल कास्ट वर्ग से हैं तो बाबा साहब जैसा व्यक्ति अगर उन जातियों को इकट्ठा कर रहा वर्ग के रूप में, तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी होंगी, आपकी इकोनॉमिक भी देखी होगी, उन्होंने सोशल भी देखा होगा, आपका एजुकेशन लेवल भी देखा होगा। जब सारे देखे होंगे तब उन्होंने एक वर्ग की रचना की, और उन्होंने सोचा था कि अगर मैं इसे वर्ग में संगठित कर दूंगा तो एक दिन ये समाज बनने की प्रक्रिया में आएगा। लेकिन हुआ उल्टा कि हम समाज बनने की प्रक्रिया में ना आकर हम जातियों में आकर यहाँ विभक्त हो गए, और अपनी जाति पर हम गर्व कर रहे हैं, और जो हमारी जातियां हैं, जो अछूत वर्ग की जातियां हैं, उसको लेकर जो है हम लोग, कोई भी हमें चिंता नहीं है। अगर चमार का पिट रहा है तो चूड़े को कोई मतलब नहीं हो रहा है, अगर चूड़े का पिट रहा है तो धोबी को कोई मतलब नहीं हो रहा, धोबी का कोई पिट रहा है तो झीमर को कोई मतलब नहीं हो रहा। तो यही मैं कह रहा हूं कि समाज बनने की अगर प्रक्रिया में हम लोग नहीं आएंगे साथियों, तो हम मंचों से, लेखन से, जिस भी चीज़ों से जितनी मर्जी बातें कर लें, तब तक हम लोग अपना भला नहीं कर पाएंगे, अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे, अपनी पीढ़ी का भला नहीं कर पाएंगे। साहित्यकार केदारनाथ शब्द मसीहा ने कहा कि आज दिवंगत पत्रकार महिपाल सिंह के समाज उपयोगी विचारों को डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के डी.के. भास्कर ने जीवंत रखा है, और पत्रिका अपने अच्छे विचारों और उम्दा विषय सामग्री के चलते अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, जो प्रशंसनीय है। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो हमारी सदियों से संघर्ष और लड़ाई चली आ रही है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। पहली बात तो ये कि जब कोई साथी दिवंगत हो जाए तो उस साथी के सपने को लेकर के आगे बढ़ना, तो जिसमें डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के हमारे डी.के. भास्कर साहब जो है वो इस सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी ही खुशी की बात है कि ये पत्रिका अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, क्योंकि पत्रिका पूरी तरह से वैचारिक है। पत्रिका के अंदर वैचारिक क्रांति की बात की जाती है, वर्तमान की समस्याओं को लेकर के लेख, कविताएं और लघु कथाएं, कहानियां रहती हैं। तो निश्चित तौर पर पत्रिका एक महत्वपूर्ण अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही है। हम लोग तो दिल्ली से आए थे। जब आप वैचारिकी पर जाते हो तो जनमानस की भाषा के शब्दों के साथ साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। केवल और केवल इस लिहाज से हम अच्छा नहीं मानते जिसकी ग्राह्यता ना हो, जिसे हमारा आम आदमी समझ सके। तो पत्रिका के अंदर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आम बोलचाल की भाषा के शब्द इस्तेमाल किए जाएं, आम लोगों को पत्रिका की पहुंच हो, जिस मंतव्य तक हम लोग ले जाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे समाज का हर व्यक्ति जागरूक हो। इस काम में पत्रिका पूरी तरह से सफल हो रही है, और बाकी पाठकों का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहा तो एक दिन ये पत्रिका बहुत ऊंचाइयों को छुएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बतौर पधारे मशहूर नाटककार और फिल्म निर्माता निर्देशक कैलाश चंद्र ने समाज की तरक्की और अखंडता के बारे में विचार रखते हुए कहा कि SC, ST और OBC को अपनी अपनी उपजातियों में बंटने की बजाय एकजुट रहकर एक दूसरे के लिए सहयोग बनना चाहिए, साथ ही एक नए वर्ग का निर्माण भी करना चाहिए। मैं कास्ट नहीं कहा, मैंने क्लास कहा।
कास्ट से क्लास की तरफ हमने जाना है। अगर क्लास बनता है तो वर्ग बनता है। जैसे बाबा साहब का भी अपना कॉन्सेप्ट रहा है, वो शेड्यूल कास्ट का रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट के नाम से जो क्लास बना रहा हूँ, तो जितनी भी इसमें अछूत जातियाँ जुड़ी हैं, जो शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं, अगर मान लो मैं किसी से मिलता हूँ और मैं कहता हूँ यार वो भी शेड्यूल कास्ट है, मैं भी शेड्यूल कास्ट हूँ, तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि उसकी भी स्थिति वही रही है जो मेरी स्थिति रही है। और हम कालांतर में या पीछे हम पूर्वजों में अगर प्राचीनता में चले जाएं तो हम एक ही वर्ग के लोग रहे हैं और एक ही भाई हैं। तो अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो फिर वो क्लास बनेगी। जब कास्ट सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर वो क्लास बनेगी, और क्लास बनेगी तो ताकत बनेगी। क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट का भी अगर 15% भी आप कर लीजिए, तो 15% भी आप लगाइए कि अगर 140 करोड़ की जनसंख्या बताते हैं तो उसमें 15% को भी लगाएंगे तो कितना हो गया। तो ये एक माध्यम है कि जिसमें आप लगाकर जब 21-22 करोड़ अगर लोग अगर आप लगाइए कि अगर वो इकट्ठे भी हो जाते हैं तो फिर क्या स्थिति बनेगी। एक ये होता है कि कोई 3 करोड़ की आबादी है, कोई 2 करोड़ की आबादी है, कोई 1 करोड़ की आबादी है, तो उस आबादी में हम उस अनुपात में उसका विरोध नहीं कर पाते हैं जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि वही आदमी मजबूत हो रहा है। तो जाति व्यवस्था जो है वो उसी आदमी को मजबूत कर रही है जिसने उस जाति व्यवस्था को बनाया है, और वो उसे तोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि उस जाति व्यवस्था से उसको लाभ हो रहा है, तो उसे क्यों तोड़ना चाहेगी। दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और फिल्म जो है वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन का माध्यम है। वो डिजिटल है और ये प्रिंट मीडिया में आ रहा है। तो प्रिंट मीडिया का ऐसा नहीं है, प्रिंट मीडिया का बहुत ताकतवर वो रहा है एक, अगर हम पिछले कई सालों से देखते हैं। वो अलग बात है कि सरकार ने आके उस प्रिंट मीडिया को दबाया या उसको प्रलोभन दिया या उसको इस स्तर पर पहुंचा दिया गया है कि आज वो जन की आवाज़ नहीं बनी है। तो जब जनता की आवाज़ नहीं है, वो अगर कुछ लोगों की आवाज़ बन के रह जाती है तो फिर हम उसे मीडिया नहीं कह सकते, फिर तो वो उसका जर खरीद गुलाम हो गया। और जब गुलाम होता है वो मालिक की सुनता है, फिर वो जनता की नहीं सुनता है। तो ये दोनों माध्यम हैं। और आपका ऐसा मानना है कि जो दलित पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं जन सरोकार की बातें और वंचित लोगों की बातें ज़्यादा अच्छे से उठा पाती है? वो इसलिए उठा पाती हैं क्योंकि जिसने सहा हो, जिसने दर्द सहा है, पीड़ा सही है, तो वो उसको अच्छे से व्यक्त कर सकता है, बता सकता है, और वो समझ सकता है कि अगर मान लो मैं इसकी आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई जो है वो मैंने जो एक्सट्रीम का जो मीडिया है, मैंने स्ट्रीम का मीडिया तो आएगा नहीं क्या। तो इसकी आवाज़ को अगर मान लो मैं भी इग्नोर कर देता हूँ तो फिर इसकी आवाज़ को उठाएगा कौन। और अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर ये चैनल बनाने का, ये सारी सोशल मीडिया का जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई महत्व है। दिवंगत पत्रकार और लोकप्रिय संपादक महिपाल सिंह स्मृति सभा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पूरन सिंह ने कहा कि दलित पत्रकारिता को फोकस करने वाली पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को लगातार चलते रहने के लिए हम सभी को तन, मन और धन से सहयोग करना चाहिए, जिससे दबे कुचले और वंचित समाज की बातों को उठाने वाला मीडिया सशक्त हो। आयोजन सफल रहा है। भास्कर जी की मेहनत रंग लाई है, और संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन जो लोग आए हैं वो उठकर नहीं गए हैं। और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि संख्या बहुत ज़्यादा हो और जब वक्त आने पर वो लोग पीछे हट जाएं, ऐसे लोग नहीं हैं। तो आयोजन की सफलता रही है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली साल भी ये आयोजन इसी तरह रहेगा। पत्रिका को जहाँ भी जिस तरह की आवश्यकता होगी या जहाँ भी मदद की ज़रूरत होगी, हम सारे लोग जो आए हैं वो दिखावे के लिए नहीं आए हैं, उनकी मदद के लिए आए हैं। और उनकी ही मदद क्यों है, दलित साहित्य की जितनी पत्रिकाएं निकलती हैं, अगर हम लोगों ने एक दूसरे की साथ नहीं दिया तो पत्रिकाएं बंद हो जाएंगी, जिससे हमारा जो हाशिए पर फेंके गए लोग हैं, जो दबाए गए लोग हैं, उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा। इसलिए पत्रिका का साथ देना तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, और हम देंगे। डिजिटलाइजेशन हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, आज भी लोग पत्रिका को संग्रहणीय करके रखते हैं। डिजिटल होने में कई बार नेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, नहीं पढ़ सकते, और उड़ गया सारा मैटर, ऐसा भी डिलीट हो गया, कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो दस्तावेज है वो ना कभी उसकी प्रासंगिकता ख़त्म होती है, ना ही कम होगी। ये हमारी जो पत्रिका है, ये क्या कहते हैं इसको, द प्रेस एक्सप्रेस, इसकी प्रासंगिकता रहेगी हमेशा के लिए।
कार्यक्रम का सफल संचालन कवि और लेखक सुनील कुमार करदम ने किया। खाना नालियों में फेंक रहा है और एक तरफ वो लोग हैं जो खाने को तरस रहे हैं। डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के संपादक डी.के. भास्कर ने सभागार में मौजूद सभी अतिथियों और गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। दलित टुडे के संपादक महिपाल सिंह जी की याद में हमने ये कार्यक्रम रखा। 2 अक्टूबर 2013 को उनका देहांत हो गया था। आज 12 साल हो गए उन्हें गए हुए। उनके बाद हमने अपना प्रयास शुरू किया था। डिप्रेस एक्सप्रेस के रूप में आपके हाथ में है। दसवें वर्ष में हमने प्रवेश कर लिया है, यानी कि हमारा जो प्रयास 2016 में शुरू हुआ था, 1 दशक बनने को है। और जनपद मथुरा का अगर इतिहास खंगाला जाए तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पत्रिका हमारे मथुरा में शायद ही कभी चली होगी। ये पत्रिका अपने आप में एक इतिहास है। जनपद मथुरा से, धार्मिक पाखंड की नगरी से एक अम्बेडकरवादी प्रयास, जिसे मथुरा से ही नहीं उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के अलावा भी तमाम प्रांतों से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब से, हर जगह से हमें ऊर्जा मिलती है। आज जो पाखंड, आडंबर धर्म के नाम पे जो फैले हुए, उनसे हमें मुक्ति मिले, हमारा समाज मुक्त हो। इतनी सी बात है, विचारधारा की बात है, मिशन की बात है, कारवां की बात है, फिर भी बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे लोग हमारे साथ नहीं हैं। और साथ नहीं है इसका मतलब ये है कि वो किसी विचारधारा के भी साथ नहीं है, वो बाबा साहब के भी साथ नहीं है और वो कारवां के भी साथ नहीं है, ना वो कांशीराम साहब की विचारधारा के साथ हैं। मतलब विचारधारा, मिशन, कारवां जो कुछ भी है, हम उसके साथ नहीं है। अगर हम वैचारिक मुहिम को सपोर्ट नहीं कर सकते, वैचारिक मुहिम का साथ नहीं दे सकते, तो फिर हम क्या हैं? क्या वास्तव में हमें बुद्धिजीवी हैं? क्या हम बौद्धिकता प्राप्त हैं? मथुरा जनपद का जो इतिहास बनाया जा रहा है इस पत्रिका के माध्यम से, उन साथियों का विशेष योगदान है। हमारे उमेश पाल सिंह जी 20 पत्रिकाएं अपनी टैगमैन सिटी में आसपास बांटते हैं। ये भी हमारा सहयोगी है और लोगों से पैसे निकलवाते हैं, हमें देते हैं। सुनील करदम जी हमें 500 रुपये प्रति महीना देते हैं और तभी से दे रहे हैं जब से हमसे जुड़े हैं। मैं इन्हें 15 पत्रिकाएं देता हूं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बड़ा सहयोग है। यजवीर जी भी हैं, हमारे 10 पत्रिकाएं अपने स्तर से लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करके हमें दे देते हैं। ये भी बड़ा सहयोग है। अगर इस तरह 10-10 पत्रिकाएं ले जाने वाले अगर 100 लोग हो जाएं तो हमारी पत्रिकाओं की संख्या मथुरा जिले में काफ़ी पर्याप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे पास 100 साथी है कहाँ? बड़ी मुश्किल डगर है और कहें तो क्या, बस चलना है। चूँकि अब ये ऐसा काम है कि इसे बीच में छोड़ भी नहीं सकते। वो लोग गाजियाबाद की मदद करते हैं, पैसे भी देते हैं, आते भी हैं, सम्मान भी करते हैं। और हमारे मथुरा में लोग आते भी नहीं हैं, पैसा देने की तो बात ही अलग है। फिर भी हमने ये तय किया है कि जब तक लोग सहयोग करते रहेंगे, जितना सहयोग मिलता रहेगा, हम चलते रहेंगे। संख्या थोड़ी कम हो जाएगी
लेकिन जो पत्रिका का जो नाम है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये ज़िंदा रहे, लोगों के सामने मिशन के रूप में एक जो मशाल हमने जलाई है आप साथियों के सहयोग से, वह जारी रहेगी और जलती रहेगी। छोटे स्तर पर सही, जहाँ भी जलेगी लोगों को प्रकाशित करेगी, प्रकाशवान करेगी। कोई मंजिल नहीं है, कोई कारवां नहीं है, हमें बस चलते जाना है, जहाँ तक हम जितना चल सकेंगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अतिथियों का जो बाहर से आए उनका आभार, हमें अनुग्रहित किया, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे साथी जो इस कार्यक्रम में आए सहयोग किया, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार और आगे भी अपना सहयोग जारी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।